Hello aspirants, welcome to Smart Preps. Myself Prince Jain and we are going to discuss weekly current affairs for national and international importance from 11th January 2026 to 17th January 2026. Okay, so these are your topics for this week and the first topic is Pravashi Bharatiya Divas. So what is Pravashi Bharatiya Divas? Why this article in the news? Okay, so let's discuss about the Pravasi Bharatiya Divas. Indian diaspora worldwide celebrated Pravasi Bharatiya Divas, okay, in short PBD. So, what is exactly Pravasi Bharatiya Divas is? Pravasi Bharatiya Divas होता क्या है? It is celebrated in India every year on 9th January. 9 जनवरी को हर साल हम क्या मनवाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं. ठीक है, इनिशियली हर साल मनाते थे. ओके, observed to recognize the contribution of the overseas Indian community to India's development. मतलब भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक नहीं बोल रहा हूं मैं, भारतीय मूल के जो नागरिक जिनके कोई पूर्वज भारतीय रहे होंगे, अब वो नागरिक क्या कर रहे हैं? बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनका ओरिजिन भारत से जुड़ा हुआ है. तो ऐसे नागरिक क्या करते हैं? भारत के प्रति अपने कर्मों से, अपने जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के द्वारा भारत का नाम कितना ऊंचा कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो सबको मेजर करते हैं. और उस सब के बेसिस में भारत को जो प्रगतिशील बनाने में उनकी भूमिका रही है, उस भूमिका के लिए हम ये प्रवासी भारतीय दिवस के दिन उन सब की जो कंट्रीब्यूशन है भारत को डेवलप बनाने का, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, इट इज अ फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. इस इवेंट को कंडक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके अभी फिलहाल मंत्री हैं हमारे मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स. मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर साहब. ठीक है, और पहली बार ये इवेंट 2003 से मनना शुरू हुआ था. 2003 में हमने पहली बार इस इवेंट को मनाना स्टार्ट करा था. ठीक है, it is an annual event since 2015. प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड once every 2 year. पहले 2015 के पहले हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते थे, पर 2015 के बाद हमने क्या किया? हर 2 साल में एक बार हम बड़ा सा एक इवेंट बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस का. ठीक है, ये थोड़ा जरूरी हो जाता है, याद रखिएगा. ओके, प्रवासी भारतीय दिवस वाज सेलिब्रेटेड लास्ट 2025 में हमने मनाया था भुवनेश्वर में. ओके, अभी भी रिसेंटली आपका 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस गया. अब हम फिर से ग्रेट इवेंट, बड़ा इवेंट कब मनाएंगे? 2027 में, क्योंकि 2 साल में एक बार मना रहे हैं. ओके, अब ये 9th ऑफ जनवरी का सिग्निफिकेंस क्या होगा? क्यों हम इसी डेट को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं? क्यों? वाई? सो इसी डेट में 9th जनवरी को क्या हुआ था कि पहली बार 1915 में, 1915 में हमारे पूज्य बापूजी, मतलब महात्मा गांधी, जिनको ऑफन ग्रेटेस्ट प्रवासी भी बोला जाता है, वो अपने मातृभूमि भारत में आए थे. वह अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गए थे पर अवरिष्टर करने के लिए. वहां पे भी उन्होंने सत्याग्रह किया. ठीक है, वहां पे भी उन्होंने वहां भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया. और उसके बाद में वो भारत पहली बार 1915 को, ऐसे तो एक बार आके जा चुके थे, पर 1915 को उन्होंने फॉर्मली 9th ऑफ जनवरी 1915 को पहली बार महात्मा गांधी भारत को रिटर्न आए थे. ठीक है, तो उसी डेट को कोमेमोरेट करते हुए हम क्या करते हैं? इस दिन को 9th जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं. और माना जाता है कि महात्मा गांधी को ग्रेटेस्ट प्रवासी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट प्रवासी बोलते हैं. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस टॉपिक यू हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. अब दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो आर्टिकल है PSLV C62 मिशन एंड लचित 1 सैटेलाइट. आप लोगों ने रिसेंटली बहुत न्यूज में भी सुना होगा, हमारे असम का एक प्राउड मोमेंट गया, हमारे असम का एक प्राउड पहल गया. ठीक है, क्योंकि असम के कुछ बच्चों ने, कुछ छात्रों ने, ठीक है,
मिलके, डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने मिलके एक ऐसा सैटेलाइट निर्माण करा जो कि हमने हमारे लैंडस्लाइड हो गए, फ्लड वार्निंग सिस्टम हो गए, उनको उनकी निगरानी रखने के लिए वो सैटेलाइट डेवलप करा था। ठीक है, और इसको हमने लॉन्च भी करा था। आइए इसके आगे क्या हुआ हम देखते हैं, क्या है पूरा का पूरा मिशन। इसके द्वारा में PSLV क्या होता है, हमारा रॉकेट सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या रॉकेट सिस्टम है अपने पास, वो पूरा का पूरा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे भारत में जो लॉन्च व्हीकल का इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, देखो पहले तो हमारे पास एकदम सबसे छोटा एक लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है SLV, स्मॉल सैटेलाइट, इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट्स को कैरी कर पाता था। ओके, फिर हमने इससे थोड़ा एक अच्छा बड़ा वर्जन बनाया जो थोड़ी ज्यादा सैटेलाइट को लेके जा पाए, उसको बोला ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या बोला, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोला। उसके बाद में हमने और एक उससे थोड़ा सा बड़ा और पावरफुल बनाया जिसको हमने बोला PSLV। क्या बोला, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोला। अब उसके बाद में हम क्या बनाने जा रहे थे, और हमने बना भी लिया GSLV। क्या बनाया, GSLV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। ओके, अब फिर हमने ये जो SLV बनाया था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया था, स्मॉल लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको फिर हमने SSLV भी बनाया। ये रिसेंटली हमने बनाया कि अब छोटी छोटी सैटेलाइट्स को ले जाने में बड़े बड़े PSLV जैसे रॉकेट ज्यादा कॉस्ट होते हैं। अब आप ऐसे तो रॉकेट फोकट में तो नहीं छोड़ पाओगे ना, रॉकेट छोड़ोगे, रॉकेट का फ्यूल लगता है, रॉकेट में पूरी की पूरी टीम लगती है, साइंटिस्ट की टीम लगती है, इंजीनियर की टीम लगती है, और वो सैटेलाइट जो पेलोड भी बनाते हो, बड़े बड़े छोटे सैटेलाइट में मान लो आपको एक सैटेलाइट भेजनी है, अब PSLV में भेजोगे, ये तो आपको ऐसा हो जाएगा कि मतलब जनरली जितना ज्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगा उसका, है ना, जितना आपका आउटपुट नहीं निकलेगा उससे ज्यादा आपका इनपुट पड़ रहा है। तो हमने क्या सोचा कि छोटा छोटा सैटेलाइट भेजने के लिए हम ये SLV वाला जो मॉडल है इसी को अपग्रेड कर देते हैं। फिर हमने रिसेंटली एक बनाया है SSLV, जिसका मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब हम जितनी भी छोटी मोटी सैटेलाइट्स हैं भेज देते हैं SSLV के द्वारा। और ये जो GSLV फिर बनाया था, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने जो बनाया था, इसी को हमने क्या करा, एक और स्टेप आगे फर्दर कर दिया, इसकी कैपेसिटी इनहेंस कर दी, इसका नाम दे दिया GSLV Make 3। क्या बनाया, GSLV Make 3। ठीक है, इसी को कभी कभी हम लोग LMV भी बोल देते हैं। ठीक है, और फिर अभी रिसेंटली एक प्रोग्रेस में चल रहा है काम, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो रॉकेट सिस्टम होते हैं या लॉन्च व्हीकल सिस्टम होते हैं, ये क्या करते हैं, सैटेलाइट या जो भी इसमें पेलोड डाला जाता है इसको ऑर्बिट में रखते हैं और खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और स्पेस डेब्री की तरह अपने पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगते हैं। अब हमने इसका थोड़ा सा आसान तरीका निकाला कि हम सैटेलाइट भी भेजेंगे और एक बार जिस व्हीकल से हमने भेजा है दोबारा उस व्हीकल को हम यूज कर पाए, उसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। और इसका प्रोग्रेस भी चल रहा है, बहुत सारी टेस्टिंग भी हुई है, बहुत सारी सॉफ्ट लैंडिंग्स भी हो गई हैं इसकी, और ये थोड़े दिनों में ही ये आपको काम में आता हुआ दिखेगा। इसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, मतलब एक बार जिसने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया अपने ऑर्बिट में, वो सैटेलाइट को बैठा के ये फिर से घूम के आएगा, फिर से घूम के आएगा और अपना फिर से दोबारा इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क जो इसका ठीक वगैरह करके फिर से यूज करा जा सकता है। अभी जनरली PSLV वगैरह क्या होते हैं, एक बार ऑर्बिट में सेटअप कर दिया, उसके बाद में पॉइंट नेमो बोल के एक पॉइंट है, ठीक है, एक सी के बीच में पॉइंट नेमो बोल के एक पॉइंट है, उसमें आके सारी डेब्रिस गिर जाती है। ठीक है, जितने भी खराब सैटेलाइट्स होते हैं हम उधर ही लाके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। पर बात क्या हो गई, ये एक बार में डेब्रिस अगर बनी, डेब्रिस मतलब स्पेस में घूमने वाला कचरा, ये रॉकेट वगैरह लॉन्चर वगैरह जो भी जाते हैं, व्हीकल वगैरह जाते हैं, ये खराब हो गए, टूट के जहां गिर जाते हैं वो डेब्रिस हो जाती है। अब उस डेब्रिस में इतना ज्यादा एक टाइम में डेब्री हो जाएगा कि हमारे लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमने सुगम उपाय क्या निकाला कि ये अब लॉन्च व्हीकल को हम डेब्री नहीं बनाएंगे, फिर रीयूज करेंगे। इसके लिए रीयूजेबल
लॉन्च व्हीकल RLV हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी इवोल्यूशन ऑफ लॉन्च व्हीकल इन इंडिया। तो हम अभी बात करते हैं PSLV की, क्योंकि न्यूज भी इसी की है ना। PSLV C62 हमने पढ़ा है न्यूज की हेडलाइन में। तो देखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है PSLV, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। PSLV जो है ये अपना थर्ड जनरेशनल लॉन्च व्हीकल है भारत का, क्योंकि देख लो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया SLV, फिर सेकेंड जनरेशन में ASLV, थर्ड जनरेशन जो आया ये है PSLV। ठीक है, PSLV आ गया। अब इट हैज 4 स्टेज, ये जो अपना फ्यूल कैपेसिटी लेके जाता है 4 स्टेज में भाग करके लेके जाता है। एक तरह का हम जैसे ये गाड़ी में पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल, डीजल डालना है तो डीजल, या CNG तो CNG, या क्या कर सकते हैं EV है तो EV, है ना। पर ये जो लॉन्च व्हीकल है अपने 4 स्टेज में चलता है, which use solid and liquid propulsion alternatively। एक बार क्या करेगा ये, चार इसके स्टेज होंगे, ये चारों स्टेज में अगर फर्स्ट स्टेज में ये सॉलिड फ्यूल लेके जा रहा है तो इसमें लिक्विड फ्यूल लेके जाएगा, फिर सॉलिड लेके जाएगा, फिर लिक्विड लेके जाएगा। तो चारों ऑल्टरनेटिवली ये फ्यूल को 4 स्टेप में सॉलिड लिक्विड ऐसे लेके जाता है। ठीक है, ओके। The first successful PSLV launch took place in October 1994। मुझे विश्वास है आप जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से तकरीबन मैक्सिमम की, मैं सारे की नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम की बर्थ डेट से पहले ही ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले चुका था PSLV। ठीक है, मुझे पता है आज के जो आप लोग एस्पायरेंट्स हो वो 94 के बाद के ही हो, तो 94 में ही ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले चुका था, मतलब हमारे जन्म के पहले ही ले चुका था। ओके, ये याद रखना। So far PSLV has completed more than 60 launches with a successful rate about 95%। मतलब आज तक जब से ये फर्स्ट फ्लाइट लिया है इसने PSLV ने, तब से ये मोर देन 60 लॉन्च इसने कंडक्ट कर दिए हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कंडक्ट कर दिए हैं। और इसका जो रेट है, सक्सेस रेट है, वो करीब 95% बन के आता है। मतलब आपने अगर 100 लॉन्च किए हैं तो बस 5 ही फेल हुए हैं, 95 सक्सेस हुए हैं। ये इसका रेट बन के आता है। इसका मतलब क्या, इसका जो फेलियर का रेट है बहुत कम है, इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है लॉन्च व्हीकल के तौर पर भारत में। ठीक है, और आपको पता है भारत अपने लॉन्च व्हीकल में आत्मनिर्भर बन चुका है ना। अपना लॉन्च व्हीकल, हम तो अपना तो छोड़ो, बाकी इर्द गिर्द के देश भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम सस्ते में उनका सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। ये देखो, ये अच्छा मार्केट भी हमने कैप्चर कर लिया है कि भाई मेरे पास लॉन्च व्हीकल है, तुम आओ अपना सैटेलाइट लेके मैं लॉन्च कर दूंगा। दूसरे देश अगर ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो थोड़ा सा कम मुझे देना, पर मैं लॉन्च करता हूं। और भारत ने इतिहास रचा, आपको पता है एक बार में एक लॉन्च व्हीकल में 114 सैटेलाइट 114 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च करी है भारत ने। तो ये ग्रेट अचीवमेंट है भारत के लिए। इट कैन कैरी अप टू 1750 kg पेलोड टू द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ये पोलर ऑर्बिट तो देखो भाई साहब क्या होता है, देखो ये जो अर्थ है पोलर ऑर्बिट, ये एक पोल से दूसरे पोल में घूमने को पोलर ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के ऊपर से नीचे घूमने। ठीक है, अब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या, जैसे कि आज मान दो 2 बजा है 2 PM, 2 बजे अगर सन यहां पे आके गिरता है इसके, तो कल भी ये पूरा का पूरा ऐसे घूम के कल भी ये सैटेलाइट 2 बजे ही इस पॉइंट में गिरेगा। फोकस पॉइंट उसका सेम टाइम में सेम जगह रहेगा, इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, ये कम से कम भी आपकी नियरली 600 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड में ये सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। मतलब धरातल से, मतलब भूपृष्ठ से, मतलब जमीन से ऊपर 600 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में, हाइट पर ये जाके लॉन्च कर सकता है अपना व्हीकल। आपने ज्योग्राफी में जब भी आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा, आपने स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, थर्मोस्फियर, स्फीयर्स के बारे में पढ़ा होगा। कोई 18 किलोमीटर का बाउंड्री है किसी की 50 है, किसी की 200 है, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है ऑल्टीट्यूड इसका 600 किलोमीटर तक ऊपर ले जाके सैटेलाइट को छोड़ सकता है PSLV, है ना।
Because of its high reliability, PSLV is also known as workhorse of ISRO. इसको काम करने वाला इसरो का घोड़ा बनाया गया है। मतलब घोड़े की रफ्तार जानते हो, घोड़ा जनरली यातायात का एक रिलायबल साधन होता है ना। यातायात मतलब हम लोग जो भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पहले के आदमी घोड़े में चलते थे, घोड़ा गाड़ी होती थी, तांगा जिसको बोलते हैं, या जो राजा महाराजा थे रथ में रिलाय करते थे, उसमें भी एज ए वाहन घोड़ा ही यूज करा जाता था। तो ये जो PSLV है इसको इसरो का वर्क फोर्स बोला गया है। मतलब मैक्सिमम इसने फ्लाइट जो ली है या लॉन्च करे हैं PSLV से करे हैं, और इसकी सक्सेस रेट भी ज्यादा है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। 4 स्टेज के लॉन्च सिस्टम है PSLV का। जो 4 स्टेज हमने फ्यूल प्रोपल्सन बोला था कि देखो ये कैसे कैसे फ्यूल को कंबशन करता है। कंबशन मतलब जलाना। पहले स्टेज में इसका, जिसको लिफ्ट ऑफ स्टेज बोलते हैं, मतलब ये जो एक रॉकेट जाएगा ना, तो इसके साथ उसके बूस्टर भी लगे रहेंगे, है ना। और ये जब जाएगा ये अपने नीचे से कुछ कंबशन करके जाएगा, मतलब कुछ ऐसे थ्रस्ट लेके जाएगा ताकि ये ऊपर जा सके, कुछ थ्रस्ट लेना पड़ेगा इसको। तो यहां से भी ये बूस्टर भी थ्रस्ट देंगे, और इसके नीचे से भी एक थ्रस्ट इंजन लगा होगा, ये पूरा का पूरा इसको थ्रस्ट देगा। सो फर्स्ट इसको लिफ्ट ऑफ स्टेज बोलते हैं। इसमें जनरली सॉलिड फ्यूल का यूज करा जाता है, प्रोवाइड वेरी हाई थ्रस्ट टू ओवरकम द ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। आपको पता है हम कुछ भी, ग्रेविटेशन फोर्स भी तो कुछ होता है, कुछ चीज आप ऊपर फेंक दो, जमीन का ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उस चीज को फिर से नीचे खींच लेता है। तो इसको जो ये PSLV लॉन्च होता है, इसको इतना ज्यादा फोर्स आप लगा दो कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये कम पड़ जाए, और ये जो थ्रस्ट वाला फोर्स ऊपर चला जाए, ताकि ये अपने ग्रेविटेशन का जो लिमिट है इससे बाहर निकल जा सके, क्योंकि हमको अल्टीमेटली भेजना तो स्पेस में है। ओके, इसीलिए इसको सॉलिड फ्यूल लगता है। कैरीज द रॉकेट अप टू 50 to 60 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड। ये जो लॉन्च व्हीकल है, ये सॉलिड फ्यूल क्या करता है, इसको धरती से लेकर करीब 50 से 60 किलोमीटर के हाइट तक, 50 से 60 किलोमीटर के हाइट तक इसको उछाल देता है, ऊपर लेके जाता है ना। अब देखो, लास्ट अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर विच स्टेज सेपरेट। ये 2 मिनट में करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर हाइट लेके जाता है, इतना स्पीड जाता है, समझ गए। अब देखो ये 2 मिनट के बाद में क्या होता है, ये जो बूस्टर है इसके गिर जाते हैं, ये बूस्टर इसके गिर जाते हैं। अब जाएगा ओनली ये व्हीकल ही आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये व्हीकल ही आगे बढ़ेगा। अब इसके बूस्टर गिर चुके है ना, ये बूस्टर गिर गए इधर से, ये बूस्टर इधर गिर गया, ठीक है। मतलब 2 मिनट के बाद 50 से 60 किलोमीटर जब ये चलता है, इसके बाद ये बूस्टर इसके गिर जाते हैं। ओके, सेकेंड स्टेज की अगर बात करो, ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब भारत में ही बना गया है। ओके, ये इंजन इसको बोलते हैं विकास लिक्विड इंजन। क्या बोलते हैं? विकास लिक्विड इंजन। ओके, ये कंटिन्यूस बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट मतलब नीचे से ऊपर जाना, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब ऐसे जाना, है ना, इर्द गिर्द जाना। तो ये सीधा जाता, ऐसे तो नहीं कि नीचे से एकदम हमने लॉन्च किया पूरा सीधा जाएगा, नहीं, ये एक टाइम में जाके बैंड भी होगा, आगे जाएगा। तो ये सेकंड स्टेज वाला जो फ्यूल है, विकास इंजन है, इसको ऐसे मूव करने में हेल्प करता है। ओके, takes the rocket around 220 to 250 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड एट वेरी हाई स्पीड। ये जो सेकंड स्टेज का जो कंबशन होता है, मतलब फ्यूल जलता है, ये इसको 220 से 250 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड में ले जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाती है। ओके, थर्ड स्टेज की हम बात कर रहे हैं, ये सॉलिड फ्यूल फिर से यूज करेगा, क्योंकि अब आपको ये जो 200 से 250 की हाइट में आप जब चले जाओगे, तब आपको इंटेंस प्रेशर फील हो जाएगा, क्योंकि आपके स्पेस प्रेशर फील होगा। प्रोवाइड्स अ रैपिड हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नीड फॉर द ऑर्बिटल मोशन। ये थर्ड क्या करता है, आप किसी भी चीज को सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर आप इसको रखना चाहते हो, तो इसमें आपको स्पीड ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड इसके ऑर्बिट में आने के लिए बढ़ानी पड़ेगी, उसके ऑर्बिट को मैच करना पड़ेगा, है ना, पृथ्वी की ऑर्बिट को मैच करना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, इसमें हाई स्पीड देगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज स्पीड, अबाउट 26,000 से 28,000 किलोमीटर पर आवर।
1 घंटे में इसकी स्पीड बन जाएगी 26,000 टू 28,000 किलोमीटर पर आवर। ओके, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज रिक्वायर्स अ वेरी हाई प्रिसीजन। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है, यहीं पर जाके थर्ड स्टेज में जाके मैक्सिमम जो हमारे मिशन रहते हैं यहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये स्पीड मैच नहीं कर पाते और उस सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट में नहीं अपनी जगह बना पाते। दैट्स व्हाई ये फेल हो जाते हैं। तो ये थर्ड स्टेज रहा। फोर्थ स्टेज क्या होता है? ये फिर से लिक्विड वाला होता है। प्रिसाइजली प्लेस सैटेलाइट इनटू द इंटेंडेड लो अर्थ ऑर्बिट, एलईओ बोलते हैं इसको। 250 से 250 किलोमीटर की 250 से 2000 किलोमीटर का जो ऑर्बिटल रेंज होता है, इसको हम लोग ऑल्टीट्यूड होता है, इसको क्या बोलते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं। इसमें जाके ये फोर्थ स्टेज वाला जो लिक्विड इंजन कंबशन होके अपनी सैटेलाइट को यहाँ पे स्थापित कर देता है। तो ये हो गई चारों स्टेज की, मैंने आपको एक एक स्टेज समझाया कि कैसे चार स्टेज का क्या क्या डिफरेंट काम होता है ना। अब देख लो आगे करंट न्यूज पीएसएलवी C62 मिशन के बारे में बात करते हैं। पीएसएलवी C62 मिशन रिसेंटली इसरो ने अपने फर्स्ट लॉन्च व्हीकल फॉर दिस ईयर 2026 भेजा था। 2026 में पहली बार इसरो ने इस साल का पहला रॉकेट लॉन्च करा था, है ना। लेकिन कुछ दुर्भाग्य से ये कुछ हमारे इंजन में खराबी आने के वजह से थर्ड स्टेज में जाके ये हमारा मिशन फेल हो गया। ओके, इस मिशन को दिस वाज सेकंड कंसेक्यूटिव फेलियर ऑफ पीएसएलवी। पीएसएलवी इसके पहले एक बार और फेल हो चुका है, जो कि CSLV C61 जो कि मई 2025 में एक बार फेल हो चुका था। अभी C62 भी दूसरी बार ही जनवरी में फेल हो चुका है ना। इन बोथ मिशन द प्रॉब्लम ओकर्ड इन द थर्ड स्टेज। मैंने जैसे कि आपको बताया, ये जो थर्ड स्टेज प्रोपल्सन का काम करता है, थर्ड स्टेज में जो कंबशन होता है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल का, जिसका जरूरत होता है कि स्पीड बूस्ट करी जाए, 26,000 से 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करी जाए। इसमें ही जाके कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला कुछ हो जाता है, ठीक है। इसी में जाकर ये पीएसएलवी C62 मिशन भी इसी स्टेज में जाके फेल हो गई। ओके, अब बात करें पीएसएलवी C62 वाज 64th फ्लाइट ऑफ द पीएसएलवी रॉकेट। ये जो हमारे पीएसएलवी C62 की जो फ्लाइट थी, हमने ऑलरेडी सो फॉर 60 देखे थे, अभी ये 64th नंबर फ्लाइट है, जिसमें से हमने देखा कि 60 फ्लाइट इसकी क्या हो चुकी है? सक्सेसफुल है ना। 60 फ्लाइट सक्सेसफुल है, बस 4 फ्लाइट इसकी फेलियर रही है। ओके, फिर भी इसका दबदबा तो कायम होगा। अब डिटेल्स अबाउट पीएसएलवी C62 मिशन के बारे में जान लो। ये जनरली ये कुछ सैटेलाइट्स कैरी कर रहा था, जिसमें EOS N1 अर्थ की ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट थी, और अदर 15 पेलोड्स थे, जिसमें से ब्राजील की 5 सैटेलाइट, यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन यूके की 1 सैटेलाइट, और अपने पड़ोसी देश अपना भाई नेपाल की 1 सैटेलाइट थी। और जिसमें स्पेशली आज की न्यूज क्यों थी, मैंने क्यों कवर करी, इसमें मिशन ऑल्सो कैरिड लासित-1, द फर्स्ट सैटेलाइट फ्रॉम असम एंड द नॉर्थ ईस्ट। ओके, असम तथा नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली सैटेलाइट जो, ठीक है, ये पीएसएलवी C62 कैरी कर रहा था। इसमें लचित-1 नाम की अपनी असम तथा नॉर्थ ईस्ट की पहली सैटेलाइट भी शामिल थी। ओके, ड्यू टू मिशन फेलियर ऑल पेलोड वेर डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। इस मिशन के फेल हो जाने के वजह से पूरी की पूरी ये जितने 15 पेलोड लेके जा रहा था, ठीक है, EOS N1 लेके जा रहा था, लसित-1 लेके जा रहा था, ये सारे के सारे पेलोड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ओके, ये बहुत बड़ी दुखद है बात है, हमारे असम के लिए पहला मौका था कि ये लसित सैटेलाइट हम अगर ऑर्बिट में रख पाते तो ये हमारा असम के लिए तथा नॉर्थ ईस्ट के लिए गौरव का विषय होता। पर देखो, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती। कामयाबी क्या मांगती है? धैर्य मांगती है, कामयाबी साहस मांगती है, और कामयाबी पहले नाकामी भी मांगती है। नाकामयाब इंसान एक स्टेप फर्दर कामयाबी के तरफ चला जाता है। एक बार आप नाकामयाब हो गए, इसका मतलब है आपने कामयाबी की तरफ आपने रुख करना, मतलब आगे बढ़ना चालू कर दिया है। तो मेरा बहुत सारा
मेरी आशा है, मुझे विश्वास है कि जो हमारे स्टूडेंट्स आसाम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी उन्होंने मेहनत करी थी, उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देखो, आपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की ही बात कर लो कि उन्होंने बनाया हुआ सैटेलाइट्स भी कभी कभी नाकामयाब हो जाते थे, पर उन्होंने जो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी है और आज पूरे विश्व में, भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो उनकी ख्याति है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से, उन्होंने वो ख्याति में बस अपने सक्सेस स्टोरीज ही नहीं, फेलियर्स भी आते हैं लाइफ में, पर फेलियर को ओवरकम करके हमको जब सक्सेस मिलती है तो ऐसी सक्सेस मिलती है, वो सक्सेस शोर मचा देती है ना। अब देख लो लचित वन के बारे में। was developed by the students of Don Bosco University, Assam. The satellite was designed to help monitoring landslide, tracking floods, studying weather pattern, observing environmental change. ये सब के लिए ये लचित वन हमने डेवलप करी थी, स्पेशली स्टूडेंट ऑफ डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी। और उनको मैं बहुत सारी बधाइयां भी देना चाहता हूं क्योंकि आप असम जैसे एक स्टेट से, ठीक है, जो कि बहुत सारा प्रिविलेज भी नहीं है, हम बहुत प्रिविलेज स्टेट नहीं है, ठीक है, हम अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। अभी आप कंपेयर कर लो टेक सिटी वगैरह से, वो उससे हम बहुत कम डेवलप हैं, फिर भी हमारे जो बच्चे ये प्रदर्शन करने में सक्षम हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है। मैं आशा करता हूं फिर उनकी जो चेष्टा है, मेहनत है, वो जरूर रंग लाएगी। बेस्ड ऑन दिस टॉपिक यू हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो लचित वन इस बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब, द पासपोर्ट इंडेक्स इज वेल नोन ग्लोबल रैंकिंग दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ पासपोर्ट। किस देश का पासपोर्ट का कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल है किस देश का पासपोर्ट, उसको मेजर करता है ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, है ना। तो पासपोर्ट इंडेक्स स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन ए पासपोर्ट होल्डर कैन विजिट विदाउट ए प्रियर वीजा। मतलब आपके पास अगर एक पासपोर्ट है, मान लो किसी भी देश का, ए नाम के देश का पासपोर्ट है, तो आप उस पासपोर्ट को लेके कितने मैक्सिमम कंट्री विजिट कर सकते हो विदाउट एनी प्रियर वीजा। तो इस बेसिस में ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है, हर देश को एक रैंकिंग देता है, ओके। हर देश को द रैंकिंग प्रिपेयर्ड यूजिंग द डाटा प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA का जो डाटा आता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, उस डाटा के अकॉर्डिंग ये फिर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स बनाया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडेक्स का, स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट ऑलवेज इजियर इंटरनेशनल ट्रेवल विदाउट वीजा रिक्वायरमेंट। जिस देश का पासपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उस देश के पासपोर्ट होल्डर को ज्यादा कंट्री में एक्सेस मिल जाता है ना, विदाउट एनी प्रियर वीजा, ओके। द पासपोर्ट स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, है ना, लेवल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रस्ट एंजॉय बाय ए कंट्री। ये जितना जिसका ज्यादा, एक मान लो ए नाम की कंट्री है, उसका पासपोर्ट करीब करीब 90 से 100 देश में चलता है, तो मतलब 90 से 100 देश के बीच में उसका एक क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी है, अच्छे हैं। तभी तो आप बोलोगे क्या पाकिस्तान के आदमी पासपोर्ट लेके भारत में आओ, नहीं बोलोगे ना, क्योंकि हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा नहीं है, वो हमेशा दुश्मनी भरा व्यवहार करता है हमसे, है ना। अब हम ये तो बोलेंगे ना कि अरे भाई नेपाल वाले हो, आराम से आओ, इवन उनको तो पासपोर्ट भी नहीं लगता, हम भी जाते हैं पासपोर्ट भी नहीं लगता, हम बोलते हैं यूएस वाले आराम से आओ, हम भी जाएंगे, लेकिन पासपोर्ट चाहिए, है ना। तो अब बात है डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है। अभी अलग बात है कि ट्रम्प भाई साहब थोड़े से गड़बड़ाए हुए हैं, है ना, वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड की मांग है। और आपको पता है, आपने अगर न्यूज देखी हो, जो मचाडो मैम जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो नोबेल कमिटी से बात करनी, उन्होंने फॉर्मल लेटर लिखा है कि मैं ये नोबेल पीस प्राइज ट्रम्प भाई साहब से शेयर करना चाहती हूं, पर नोबेल कमिटी ने ये फिर से रिजेक्ट कर दिया, ये जो अपील था कि ये नोबेल पीस प्राइज शेयरेबल नहीं है, शेयर नहीं कर सकते या ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, जिसको दिया है उसी के पास रहेगा, ठीक है। तो भाई साहब को तो पहले ही चाह थी कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, तो उन्होंने सोचा होगा ऐसे नहीं तो वेनेजुएला को जो इसको है
मोडोरो है उसको उठा के ही ले लेते हैं, तो लेते हैं कैसे भी। तो भाई चाह इंसान को कहां से कहां नहीं पहुंचाती, है ना। छोड़ो कुछ भी हो, वो भी बात करेंगे। मेरा एक लास्ट करंट अफेयर्स में हमने वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में बड़ी खुल के बात करी थी, है ना। सो दीज आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस में पासपोर्ट इंडेक्स दिया जाता है। की हाइलाइट्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 अभी आ गया। इंडिया इंप्रूव इट्स पोजीशन बाय 5 रैंक। इंडिया की पहली रैंक 2025 में इसकी रैंक थी कितनी, 85। अभी इसकी रैंक आ गई है 18, 80th पोजीशन, मतलब 5 रैंक हमने इंप्रूव करा है। 2025 में थी 85, 2026 में हमारी रैंक बन के आई है 80। मतलब हमारा जो रिलेशन है विथ निवियरिंग कंट्री है, विथ ग्लोबल कंट्रीज, वो थोड़ा अच्छा बना है ना। हम हमारे देश के पासपोर्ट होल्डर को थोड़ा ज्यादा ही एक्सेस मिलेगा। अब देखो अगली बात क्या हुई, टॉप 3 पासपोर्ट ग्लोबली आर फ्रॉम एशिया। ये अच्छी बात है, एशिया से ही भारत वर्ल्ड के सब टॉप 3 पासपोर्ट होल्डर कंट्री जिसका पासपोर्ट का बहुत ज्यादा वैल्यू है। पहला नंबर में आया है सिंगापुर। ठीक है, बहुत सारे सोच रहे होंगे मेरा भी सपना है सिंगापुर जाने का, तो ठीक है भाई जाके आ जाना एक बार। तो फर्स्ट रैंक में सिंगापुर आया, दूसरे रैंक पे जापान आया है, तीसरे रैंक में आया अपना साउथ कोरिया। तो जापान और साउथ कोरिया जुट में जॉइंटली सेकंड रैंक में आए हैं। और सबसे खराब रैंकिंग रही है अफगानिस्तान की, जो 101 रैंक में आया है। अब अफगान पासपोर्ट होल्डर हैव वीजा फ्री एक्सेस टू ओनली 24 डेस्टिनेशन। अफगानिस्तान का अगर पासपोर्ट है तो आपको बस 24 डेस्टिनेशन में ही वीजा फ्री एंट्री मिलेगी, वरना आपको वीजा लेना पड़ेगा। So this is Henley Passport Index. Based on this topic, you have a practice question. Please attempt this question and submit your answer in the comment section. Okay. So these are the topics. These are the news for this week. If you want this PDF, you can scan this QR and join my Telegram channel Study with Prince Sir. Even वहां पे मैं जो न्यूज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूं, एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करता हूं, जो कि आपके फर्दर एग्जाम में इट में बी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आईडीआरई, असम गवर्नमेंट की एग्जाम, एपीएससी, यूपीएससी, सब कुछ के लिए वैलिड हो सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो प्लीज इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीक विद सम न्यूज, विद सम न्यू टॉपिक्स एंड हॉट न्यूज। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद सभी को। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबको फिर से एक बार थैंक यू एवरीवन।